हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और मैंने जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम हुआ था उसमें ऑल इंडिया रैंक 148 सिक्योर की थी। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली इस एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई होगी। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इन आखिरी के 10 से 12 दिनों में कैसे तैयारी करता, इनको कैसे यूटिलाइज करता, वो सब बातें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, मेरा जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में, उस वीडियो के कमेंट्स में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो पहले मैं उन क्वेश्चंस को क्लियर कर देता हूँ और फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल मेरे को ये दिखा कि जो डिस्क्रिप्टिव है वो टाइपिंग में होगा या फिर राइटिंग में, पेन एंड पेपर होगा या फिर जो SBI में हम लोग टाइप करते हैं वैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो पेन एंड पेपर टेस्ट होगा, जैसे आप लोग UPSC में देते हो ना, एकदम वैसा होगा। इसके बाद सवाल था कि टाइपिंग जो होगी वो कैसे होगी, पेपर टू स्क्रीन होगी या स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। तो इसका आंसर है स्क्रीन टू स्क्रीन होगी, जैसे SSC में होती है सेम वैसे ही। अब मेरे मार्क्स कितने आए थे, तो देखो 3 फेजेस में एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स, मेंस जो डिस्क्रिप्टिव था और थर्ड इंटरव्यू। तो जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एग्जैक्ट मार्क्स नहीं है। जिस मोबाइल में मेरी मार्कशीट रखी हुई थी वो अनफॉर्चुनेटली चोरी हो गया, तो मेरे पास अभी कोई एक्सेस नहीं है। मैंने जो सुप्रीम कोर्ट की लिंक थी जो उनकी वेबसाइट पर है उसको भी ओपन करके ट्राई किया, लेकिन वो अभी लिंक खुल नहीं रही है। बट मेरे को एक बात अच्छे से पता है कि आउट ऑफ 125 मेरे 90 और 100 के बीच में मार्क्स थे, ये मैं अच्छे से श्योर हूँ। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव की जहाँ तक बात है, मेरे थे 65 आउट ऑफ 100। कमेंट सेक्शन में मैंने कई लोगों को 60 बता दिए थे, आई एम सॉरी, वो 60 नहीं थे, वो 65 थे। मैंने जब अपनी मार्कशीट चेक की तो मेरे को पता लगा कि 65 आउट ऑफ 100 थे। अब ये वाली जो लिंक है ना, ये ओपन हो रही है, जो डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स वाली लिंक है ना, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ओपन हो रही है, लेकिन प्रीलिम्स वाली लिंक ओपन नहीं हो रही है। इसके बाद जहाँ तक रही इंटरव्यू की बात, तो मेरे मार्क्स थे 18 आउट ऑफ 25। अब इसके अलावा आप में से कई लोगों ने मुझसे ये भी सवाल पूछा था कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी और सेक्शनल कट ऑफ थी या नहीं थी, और अगर थी तो कितनी थी। तो मेरी जो डिस्क्रिप्टिव की मार्कशीट है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हैं, इसमें एक लाइन लिखी है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रीलिम्स में पहले 3 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 3 कौन से, इंग्लिश, फिर जनरल एप्टीट्यूड और फिर अपना जनरल अवेयरनेस, ये तीनों सब्जेक्ट्स मिला के 100 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें आपको मिनिमम 50 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने हैं, ये सेक्शनल कट ऑफ है। और जहां तक रही बात कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट की, उसमें आउट ऑफ 25 आपको 13 मार्क्स सिक्योर करने हैं। और जो टाइपिंग है उसमें भी आपको 50 में से एटलीस्ट 50% मार्क्स यानी कि 25 मार्क्स सिक्योर करने हैं। इसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था उसमें भी 100 में से आपको मिनिमम 50 मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो इन सब में जैसा कि आपको समझ में आ गया कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% मार्क्स हैं। अब आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि जो मैंने इनिशियली बताया कि इंग्लिश, जीके और जो जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें आपको ओवरऑल 100 में से 50 मार्क्स सिक्योर करने हैं या फिर इन सब्जेक्ट को इंडिविजुअली 50% से ज्यादा आपको सिक्योर करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मेरे को समझ में आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपको ओवरऑल 100 में से 50 मार्क्स सिक्योर करना है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके इंग्लिश में 50 में से 0 मार्क्स आए, लेकिन आपके जीके में 25 में से 25 आ गए और मैथ्स में मतलब जो जनरल एप्टीट्यूड है उसमें भी 25 में से 25 आ गए, तो आपके ओवरऑल 100 में से 50 मार्क्स हो गए। तो आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। इन 3 सब्जेक्ट्स को मिलाकर ये कट ऑफ बता रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं बता रहे। लेकिन वहीं पे जो टाइपिंग है उसकी कट ऑफ इंडिविजुअल है कि उसको आपको 50 में से मिनिमम 25 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। एंड सिमिलरली जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, उसमें आउट ऑफ 25 आपको मिनिमम 13 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। तो आई होप आपको जो सेक्शनल कट ऑफ है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो ओवरऑल कट ऑफ इसमें दिखाई गई है, आप देख सकते हो, आउट ऑफ 275 इन्होंने बोला है 180 जिनके मिनिमम मार्क्स हैं उनको इंटरव्यू का कॉल आया था। अब जो 275 है वो कैसे आया, 100 मार्क्स का तो आपका जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस हो गया, उसके बाद 25 मार्क्स का आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हो गया, 125 मार्क्स तो यहाँ हो गए। इसके बाद 50 मार्क्स की आपकी टाइपिंग हो गई तो 175 मार्क्स हो गए, और उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव था वो 100 मार्क्स का था। तो ऐसे करके आउट ऑफ 275 आपकी ओवरऑल कट ऑफ निकली थी 180। तो आपकी ओवरऑल कट ऑफ थी 180 और जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो थी 50% मार्क्स हर सब्जेक्ट में। तो आई होप आपको जो कट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। देखो, हालांकि इस नोटिफिकेशन में कहीं लिखा हुआ
नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, लेकिन जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे टाइम में नेगेटिव मार्किंग थी, तो हम सेफली ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस बार भी नेगेटिव मार्किंग होगी। हालांकि एग्जाम स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, लेकिन 99% चांस है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। और लेट्स से अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करके आने हैं, गेस वर्क करना है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तभी। अब अगला सवाल ये है कि क्या हम टाइपिंग में बैक स्पेस यूज कर सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने भी कई बार बैक स्पेस यूज किया था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार में ही वर्ड्स को टाइप करो, क्योंकि बार बार आप बैक स्पेस यूज करोगे तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका थोड़ा कंसंट्रेशन भी मतलब आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे। इसके बाद सवाल पूछा गया कि इंटरव्यू जो था वो हिंदी में था या फिर इंग्लिश में था। तो देखो, इंटरव्यू आइडियली तो इंग्लिश में होता है, लेकिन अगर लेट्स से आप कहीं पे अटक जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में कुछ सेंटेंसेस बोल सकते हो, बट उसके बाद आपको वापस इंग्लिश में आ जाना है। तो दोस्तों, ये तो उन सवालों के जवाब थे जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ कि जो आखिरी के 10 से 12 दिन बचे हुए हैं उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले जाके वो वीडियो देखो जहाँ पे मैंने आपको बेसिक स्ट्रैटेजी बताई है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो उस वीडियो में दी गई हैं जो मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला मैं काम ये करूंगा कि मैं पहले पैटर्न देखूंगा और ये चेक करूंगा कि सबसे ज्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट का है। तो आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस हमको दिख रहा है कि जो 50 क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के आने वाले हैं, तो मैं ज्यादा प्रायोरिटी इस सब्जेक्ट को दूंगा। तो मैं करूंगा क्या, इसको तैयार कैसे करूंगा इस पेपर को? देखो, जो आखिरी के 10 से 12 दिन बचे हैं ना, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन एटलीस्ट एक कंप्लीट मॉक टेस्ट दूं इस एग्जाम का। अब जो मैं कंप्लीट मॉक टेस्ट दूंगा तो उसमें इंग्लिश सेक्शन का भी मॉक टेस्ट आएगा। तो जो मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो अगेन मेरे को अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ पता लगेगी। तो जो भी मेरी वीकनेस है मैं उसको अलग से मतलब उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, या फिर जो भी टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ यूट्यूब पे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, या फिर जो भी मैं बुक्स फॉलो कर रहा हूँ उनको अलग से पढ़ूंगा, लेकिन मैं मॉक टेस्ट तो पक्का ही दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसा हो सकता है कि आप अभी एक मॉक टेस्ट दो तो आप उसमें 10 गलतियां करो, फिर आप उसको एनालाइज करो, फिर आपकी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में लेट से कम गलतियां होंगी, 8 ही गलतियां होंगी, फिर अब तीसरे मॉक टेस्ट में और कम गलतियां होंगी। ऐसे करते करते आप अपना लेवल इंप्रूव करोगे और जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे तो आप बहुत कम गलतियां करोगे। अब इमेजिन करो आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, आप बोल दो कि नहीं मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, मैं सीधा एग्जाम ही दे दूंगा, मेरे को कॉन्फिडेंस है। तो जब वो आप एग्जाम दोगे ना, तो जो आपने 10 गलतियां यहाँ की वो 10 गलतियां आप उस एग्जाम में कर दोगे जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आखिरी के जितने दिन बचे हुए हैं एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आपको डेली देना है कंप्लीट। इसके अलावा जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं या फिर वीक सेक्शंस हैं इंग्लिश में, उनको अलग से भी टाइम देना है। अगर आपको लगता है कि आपको उसके अलग से मॉक टेस्ट देने की जरूरत है तो मॉक टेस्ट दो, वरना आप अलग से उनको किसी टीचर से या फिर किसी बुक से पढ़ सकते हो, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो। जैसे मान लो आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वोकैबुलरी थोड़ी वीक है तो आप या तो किसी टीचर से वोकैबुलरी के वीडियोस देख लो जो मैराथन वीडियोस होते हैं, या फिर अगर आप बुक्स फॉलो करते हो, जैसे मैं फॉलो करता था वो बख्शी इंग्लिश वाली जो बुक है एसएससी वाले स्टूडेंट्स यूज करते हैं, या फिर प्लिंथ टू पैरामाउंट, इन दो बुक्स को मैं स्पेसिफिकली वोकैबुलरी के लिए यूज करता था। जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, तो आप भी इन बुक्स को इन सब चीजों के लिए यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है जनरल एप्टीट्यूड का, जो बेसिकली क्वांट्स और रीजनिंग को मिलाकर बना हुआ है। तो देखो, जो ये वाला सेक्शन है ना, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज किए हैं, तो इस सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इन सेक्शंस में इतनी डिफिकल्टी आएगी, बट स्टिल अब आप मॉक टेस्ट तो दोगे ही तो ये सेक्शन भी उसमें कवर होगा, तो एक तरह से आपकी तैयारी तो होगी ही। लेकिन इसके अलावा अगेन अगर मॉक टेस्ट देने के बाद आपको फील होता है कि हाँ मेरे कुछ सब्जेक्ट्स वीक हैं, कुछ सब्जेक्ट्स मतलब कुछ टॉपिक्स अगर वीक हैं, तो उसको अगेन आपको इंग्लिश की तरह अलग से टाइम देना है, या तो सेक्शनल उसके मॉक टेस्ट दो या फिर किसी टीचर से पढ़ के उन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है ताकि वो गलतियां आप एक्चुअल एग्जाम में ना करो। इसके बाद आता है जीए वाला पार्ट, जनरल अवेयरनेस या फिर आप जीके बोल सकते हो, जनरल नॉलेज वाला। तो देखो, जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है ना वो बहुत वास्ट है, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एसएससी की तरह यहाँ पर भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जनरल नॉलेज जो वाला सेक्शन है इसको कैसे टैकल करता। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज ऑब्जर्व करता, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम है तो हम सेफली इस बात को अज्यूम कर सकते हैं कि इस एग्जाम में
हमें जीके में अच्छे खासे क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉलिटी से और जुडिशरी से। तो मैं इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देता। अब मेरे को पता है मेरे पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, तो मैं उस लिमिटेड टाइम में जो ल्यूसेंट है, जैसे ल्यूसेंट मैं फॉलो करता था, तो ल्यूसेंट में जो पॉलिटी वाला पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ता, और पॉलिटी वाले पार्ट में भी मैं जुडिशरी हो गया, और जुडिशरी में भी जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सब चीजें देखता। बेसिकली जो पॉलिटी है ना, उसको आप 2-3 बार पढ़ लेना अगले 10 से 12 दिन में, उसमें से एटलीस्ट आपके 4 से 5 सवाल आ जाएंगे। अब आप में से कई लोग सोचोगे कि करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज किए हैं उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो करंट अफेयर्स ये पूछते हैं वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल पूछते हैं। ऐसे पूछते हैं कि उनका सोर्स आपको उतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा। बट स्टिल अगर आपको सेफर साइड पे रहना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जनवरी, फरवरी और मार्च की जो मंथली कंपाइलेशन की मैराथन वीडियोस होती हैं, वो मंथली कंपाइलेशन की वीडियोस देख लो, उसमें से कोई ना कोई सवाल आ जाएगा अगर उनको पूछना ही है तो। एंड ट्रस्ट मी, जो जीके होता है ना, जीके पार्ट, अगर उसमें कोई सवाल डिफिकल्ट आ गया तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जीके ज्यादातर लोगों का अच्छा नहीं होता। तो अगर मान लो कोई डिफिकल्ट सवाल आ रहा है तो आप टेंशन मत लो, वो ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं होता है इस स्पेसिफिक पार्ट में, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा 4 से 5 सवाल ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा इजी होंगे, बहुत ज्यादा बेसिक होंगे, वो आप अच्छे से आराम से कर सकते हो। इसके बाद हम पहुंचते हैं जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वहां पे। देखो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में भी आउट ऑफ 25 एटलीस्ट 5 to 8 क्वेश्चंस ऐसे बेसिक होंगे जो कोई भी कर सकता है। आपको बस कॉमन सेंस चाहिए उन सब चीजों के लिए। इसके अलावा अगर आपको ये इंश्योर करना है कि एटलीस्ट आपके 13 मार्क्स तो आए, एटलीस्ट आप जो सेक्शनल कट ऑफ है उसको क्लियर करो, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि जो आरबीई में 40 वीडियोस की जो प्लेलिस्ट बना रखी है, बेसिकली वो एसएससी सीजीएल के लिए है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम रहेगा। तो वहां से भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं इस पेपर में। हालांकि आपको सारे 40 के 40 वीडियो नहीं देखने हैं। इन 40 में से सिर्फ 12 से 13 वीडियोस ही ऐसे हैं जो काम के हैं, बाकी के वीडियोस जो है वो बेसिकली रिविजन टाइप के हैं। तो आपको बस 10 से 12 वीडियोस, 12 से 13 वीडियोस ही देखना है। अब इसके बाद आपका होता है जो टाइपिंग है और डिस्क्रिप्टिव। वो जो 2 पेपर हैं वो टियर 1 के साथ नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जहां तक मैंने नोटिफिकेशन पढ़ी है और जो मेरे को समझ में आ रहा है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जिन कैंडिडेट्स का टियर 1 क्लियर होगा उन्हीं को टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आपने एग्जाम सबमिट किया तुरंत वो रिजल्ट बता देंगे कि आपका क्लियर हुआ, आपका नहीं हुआ, अब आपका टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसे नहीं होने वाला है। तो आप आराम से टाइपिंग की अभी टेंशन मत लो, अभी आपका सारा फोकस होना चाहिए टियर 1 पे। टियर 1 जैसे ही आपका क्लियर हो, क्लियर भी नहीं बोलूंगा, जैसे ही आप टियर 1 देके आओ, अगले दिन से आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। और आपको इन दोनों की प्रैक्टिस कैसे करनी है, अगेन जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें मैंने वो स्ट्रैटेजी बता रखी है, आप वो वीडियो देखो और उसको अच्छे से समझ के उसको फॉलो करना, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी कुछ समझ में आया होगा। जो भी आपने प्रीवियस वीडियो में मेरे से सवाल पूछे थे, आई होप आपको उसके आंसर, सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिले होंगे। तो अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।